Continuing the chapter microbes in human welfare. So इस सेशन में we'll start with the topic microbes in production of biogas, right? So थोड़ा बहुत about biogas हम already last slide में discuss कर चुके हैं, जहाँ पर हम microbes in sewage treatment के topic को पढ़ रहे थे, right? So सबसे पहले we'll again start with the biogas. So biogas is a mixture of gases, right? Predominantly मीथेन गैस होती है हमारी, विच आर प्रोड्यूस बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी, और इस बायोगैस को हम एज अ फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं. अब द टाइप ऑफ गैस जो हमारी प्रोड्यूस हो रही है, इट डिपेंड्स अपॉन द माइक्रोब और ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, राइट. सर्टेन बैक्टीरिया which grow anaerobically on cellulosic material, they produce large amount of methane with carbon dioxide and hydrogen gas, CO2 and hydrogen gas. So इन बैक्टीरिया को हम मिथेनोजेंस कहते हैं, राइट, बिकॉज दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम सेल्यूलोसिक मटेरियल, राइट. ऐसे मटेरियल जहाँ पर सेलुलोज का कंटेंट ज़्यादा होता है, बेसिकली प्लांट्स मटेरियल की जब हम बात करते हैं तो, राइट. और वन सच कॉमन मिथेनोजन है हमारा मिथेनोबैक्टीरियम, and these bacteria they are commonly found in anaerobic sludge during sewage treatment, और यही बैक्टीरिया are also present in the rumen of cattle, right. Now a lot of cellulosic material present in the food of cattle is also present in the rumen. Up in the rumen, these bacteria they break down the cellulose and plays an important role in nutrition of cattle, और वही बैक्टीरिया को हम यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस मीथेन और बायोगैस, राइट. अब द एक्सक्रीट और द डंग ऑफ द कैटल which is rich in these bacteria, especially methanobacterium. अब इस डंग को हम यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस द बायोगैस, राइट, जिसको कॉमनली हम गोबर गैस भी कहते हैं, राइट. नाउ द बायोगैस के स्ट्रक्चर को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं तो अ प्लांट ऑफ बायोगैस कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्क्रीट टैंक, राइट, जिसमें बायो वेस्ट कलेक्ट होता है एंड अ स्लरी ऑफ डंग इज फेड, राइट. तो हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं इट इज एन हमारा बायोगैस टैंक. A floating cover is placed over the slurry which keeps on rising as the gas is produced in the tank due to microbial activity, right. हम एक गैस स्टोरेज टैंक भी देख सकते हैं, तो जितनी भी गैस मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन गैस जो भी प्रोड्यूस होगी वो इस गैस स्टोरिंग टैंक में कलेक्ट होती रहेगी, राइट. The plant has an outlet which is connected to pipe to supply biogas, right. देख सकते हैं एक आउटलेट है हमारा फॉर बायोगैस. Now the spent slurry is removed through another outlet and may be used as a fertilizer. तो जितना भी हमारा कंटेंट यहाँ पर बच जाता है जो यूज आफ्टर यूज़ के बाद, वो एक आउटलेट पाइप से एक आउटलेट टैंक में स्टोर किया जाता है एंड इसको हम एज अ फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, राइट. अब कैटल डंग इज़ अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी इन रूरल एरियाज, राइट. और इस जहाँ पर कैटल को हम वेराइटी ऑफ पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, तो बायोगैस प्लांट आर मोर ऑफन बिल्ड इन रूरल एरियाज. अब जो बायोगैस प्रोड्यूस होती है इसको हम कुकिंग लाइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं. So this is all about microbe in production of biogas. तो basically what happens that कि जितना हमारा कैटल एक्सक्रीट या कैटल डंग है
उसको वाटर के साथ एक मिक्सिंग टैंक में मिक्स किया जाता है। आफ्टर दैट उसको एक सेटलिंग टैंक पर ट्रांसफ़र किया जाता है, जहाँ पर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जितने हमारे मीथेनोजेंस और वी कैसे मीथेनोबैक्टीरियम उसको डाइजेस्ट करते हैं, और उस प्रोसेस में मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। और जितनी भी गैस हमारी प्रोड्यूस होती है वो ऊपर टैंक में स्टोर होती है, और उस टैंक से एक आउटलेट कनेक्ट होता है, राइट। तो जितना भी हमारा रेस्ट मटेरियल बचता है वो सारा का सारा एक आउटफ्लो टैंक में स्टोर होता है, जहाँ पर उसको हम एज अ फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ बायोगैस प्लांट, एंड अभी हमने वी जस्ट डिस्कस्ड एन ओवरव्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। Now we will study the microbes as biocontrol agents. अब इससे पहले we will discuss what is biocontrol. So basically biocontrol refers to the use of biological methods for controlling plant disease and pest, right? जब हम एग्रीकल्चर में इन मॉडर्न टाइम्स हम क्लियरली देखते हैं कि बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड्स, राइट, का यूज़ होता है जितने भी प्लांट में होने वाली डिजीज़ हैं या पेस्ट हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। बट जबकि बायो कंट्रोल रेफर्स करता है ऐसे बायोलॉजिकल मेथड्स का यूज़ करना rather than the use of chemicals such as pesticide and weedicide to control plant disease and pest, right? अब we already know जितने हम pesticides और chemicals यूज़ करते हैं they are toxic and extremely harmful, right? एंड इससे हमारा सॉइल और ग्राउंड वाटर पोल्यूशन भी होता है, एंड सम अमाउंट ऑफ दीज केमिकल्स ऑल्सो गेट एक्यूमुलेटेड इनटू द फूड, राइट। तो हमारे फूड सैंपल में भी बहुत सारे मेटल्स और केमिकल्स एक कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं, राइट। सो बायो कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेज आर नेसेसरी. So in agriculture there is a method of controlling pest. अब नेचुरल वे है एक पेस्ट को कंट्रोल करने का कि हम उस पेस्ट के नेचुरल प्रेडेटर पर रिलाय करें रादर देन हम एक केमिकल का यूज़ करें, राइट। और ये पेस्ट इरेडिकेशंस के केमिकल इतने हार्मफुल होते हैं कि जो फार्मर उन केमिकल्स को स्प्रेड करता है वो उस केमिकल्स के सेंट की वजह से वो कभी कभी उस अपने फार्म पर फेंट भी हो जाते हैं। तो उस केमिकल का कंसंट्रेशन सोचो कितना स्ट्रांग होता होगा, राइट। सो इसलिए हम उस पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हैवी अमाउंट में केमिकल्स यूज़ करने की जगह उस पेस्ट के अगर नेचुरल प्रेडेटर पर या नेचुरल प्रेडेशन पर फोकस करें तो वो एक अच्छा, एक हेल्थी ऑल्टरनेटिव है, right? So a key belief of the organic farming is that the biodiversity further health, right? The organic farmer therefore works to create a system where insect, जिनको हम pest बोलते हैं, are not eradicated but एक manageable level पर रखा जाता है by complex system of checks and balance within a living and vibrant ecosystem. The organic farmer holds the view that eradication of creatures that are often described as pest is not only possible but also undesirable. Right? Now, for without them, the beneficiary predator or the parasite insect, which depends upon them as food or host, would not be able to survive. Right? अगर हम उस पेस्ट को इरेडिकेट कर देंगे तो जो उसका नेचुरल प्रेडेटर है वो भी उसी के साथ साथ इरेडिकेट होना शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, इससे हमारी बायोडाइवर्सिटी लेवल डिस्टर्ब होते हैं, राइट। तो उस पेस्ट को कम्प्लीटली इरेडिकेट कर देना इज़ नॉट अ सोल्यूशन, उसको कंट्रोल करना और उसको मैनेज करना इज़ दी सोल्यूशन। तो इस मैनेजमेंट और कंट्रोल के लिए बायो कंट्रोल मेजर्स का यूज़ किया जाता है,
जिससे हम टॉक्सिक केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स पर अपनी जो डिपेंडेंस है उसको कम कर सकें, right? An important part of the biological farming approach is to become familiar with various life forms that inhabit the field, predator as well as the pest, and also their life cycle, pattern of feeding, their habitat, right? Now, the very familiar beetle with red and black markings, the ladybird and dragonfly, they are useful to get rid of aphids and mosquito respectively, right? So एक फार्म लैंड पर एम्फिड्स और मस्कीटो का नेचुरल प्रेडेटर होता है लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई, right? Another example of microbial biocontrol agent that can be introduced in order to control butterfly caterpillars is the bacteria Bacillus thuringiensis, और commonly जिसको हम BT कहते हैं, right? And these are available in small sachet as a dried spores, जिसको हम वाटर में मिक्स करके अपने फार्म लैंड पर स्प्रे करते हैं, राइट? तो जैसे ही ये बैक्टीरिया के गट में जाते हैं, बैक्टीरिया जैसे ही लार्वा के गट में जाता है, टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं और लार्वा वहीं किल्ड हो जाता है, राइट? सो ये बैक्टीरिया सिर्फ कैटरपिलर्स को ही हार्म करता है और किसी इंसेक्ट को हार्म नहीं करता, राइट? बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ methods of genetic engineering, we have introduced Bacillus thuringiensis toxic gene into plants, right? So basically rather than हम उस बैक्टीरिया के स्पोर को वाटर में डिसॉल्व करके स्प्रे करें ऑन अ रेगुलर इंटरवल, इससे बेटर है कि हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करके उस प्लांट में ही वो टॉक्सिक जीन इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो जब भी कोई कैटरपिलर का लार्वा उस प्लांट पर फीड करेगा, वो तभी उसकी डेथ हो जाएगी, राइट? नाउ द बायो कंट्रोल एजेंट्स being deployed for in use of treatment of plant disease is fungus trichoderma, right? Now trichoderma species, they are free living fungi and they are very common in root ecosystem, right? और ये are very effective biocontrol agents of several plant pathogens, right? So हम फंगस ट्राइकोडर्मा का यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीजेस, राइट? अनदर ग्रुप ऑफ वायरस जिसको हम बकलो वायरस कहते हैं, दे आर द पैथोजेंस दैट अटैक इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड्स, राइट? अब मेजॉरिटी ऑफ baculoviruses are used as biocontrol agents which belong to genus Nucleopolyhedrovirus, और ये वायरस दे आर द स्पीशीज स्पेसिफिक, राइट? एंड दे हैव नो नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन प्लांट। बट जबकि हम कोई केमिकल यूज़ करते हैं किसी अगेंस्ट द इंसेक्ट इन द फार्म, तो वो केमिकल हमारा इंसेक्ट के साथ साथ हमारी क्रॉप्स पर भी इफ़ेक्ट डालता है, एंड जबकि बायो कंट्रोल एजेंट्स का प्लांट पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। डिस्कस माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइज़र। तो एज बायो कंट्रोल एजेंट्स होने के साथ साथ माइक्रोब्स आर ऑल्सो बायो फर्टिलाइजर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस कि what are biofertilizers. So biofertilizers, they are organisms that enrich the nutrient quality of soil, and the main source of biofertilizers are bacteria, fungi and cyanobacteria. Now what happens that these bacteria, they fix atmospheric nitrogen into organic forms which are used by plant as nutrient.
right? Other bacteria can fix atmospheric nitrogen while free living in the soil. For example, Azospirillum and Azotobacter, right? And fungus are known for the symbiotic association with plants, जिसको हम mycorrhiza कहते हैं, right? The fungal symbiote in these associate absorb phosphorus from soil and pass करता है to plant, right? And जबकि plant उस fungus को nutrient provide करता है, right? So there is this symbiotic association with them. Now, cyanobacteria, they are autotrophic microbes which are widely distributed in aquatic and terrestrial environment, and many of which can fix atmospheric nitrogen. For example, anaben, nostoc and oscillatoria. Up in paddy field, right, or in rice field, cyanobacteria serve as an important biofertilizer. Blue-green algae are also add as organic matter, and this increases the fertility of the soil, right? And currently in our country, a number of biofertilizer are available commercially in the market, and farmers use these in their field to replenish soil nutrients, right? Rather than हम fertilizer purchase करें, chemicals purchase करें, right, to replenish the soil nutrients, इससे better है कि हम bio fertilizers का use करें, right, which are not harmful in any way. So this is all about this chapter.